जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको सीखना है रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि मतलब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने का क्या मतलब होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, वही हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टीन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को जीएसटी आईएन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होता है। और यह जीएसटी 15 डिजिट का होता है, जो पैन पर आधारित होता है, जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है। देखिए, आज के समय में तो हम टैक्स जमा कर रहे हैं ना, इसके पहले भी तो टैक्स हम जमा करते थे। उस समय जीएसटी नंबर नहीं चलता था, उस समय भी टैक्स चलता था, उस समय में टैक्स जमा करते थे। लेकिन उस समय जो है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हमसे मतलब टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज होता था। और जब से जीएसटी लागू हुआ तब से 15 अंक का आपका जीएसटी नंबर असाइन किया जाता है। लेकिन जीएसटी से पहले टीन चलता था, और टीन का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। उस समय भी टैक्स नंबर था, लेकिन उसको जीएसटी नंबर के नाम से नहीं जाना जाता था, उस समय टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से जाना जाता था। और बाद में उसको चेंज करके जब जीएसटी आया तो हमारे जीएसटी 15 डिजिट का क्या हुआ, स्ट्रक्चर देखने को मिला। जो हमको जीएसटी नंबर प्रोवाइड होता है वो जिसका डिजिट होता है कितने अंक का, 15 अंक का होता है। और यही 15 अंक का जो जीएसटी नंबर मिलता है, ये आधारित होता है किस पर, पैन पर होता है। किस पर होता है, पैन पर होता है। और आज जो हम जीएसटी पे करते हैं, जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमको एक जीएसटी आईएन नंबर मिलता है। यानी कि जीएसटी आईएन नंबर का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी कि जो व्यक्ति या जो बिजनेसमैन अपनी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको 15 डिजिट का क्या मिलता है, जीएसटी आईएन नंबर मिलता है। ठीक है, जो आधारित होता है पेन के बेस पे। किसके बेस पे, पेन के बेस पे। पेन का मतलब पेन कार्ड जो नंबर होता है ना, उसी पे आधारित होता है आपका जीएसटी नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जैसे पेन नंबर कितने अंक का होता है, टोटल 10 डिजिट का होता है पेन नंबर। लेकिन वही पेन नंबर जाकर के जुड़ जाता है किसमें, जीएसटी आईएन नंबर। तो जैसे ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेट कोड दिया है। यानी कि जैसे स्टेट कोड, यहाँ पे सारी स्टेट का कोड क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अपने यहाँ का, अपने उत्तर प्रदेश का जीएसटी कोड है, स्टेट कोड है 09। क्या है, 09। तो जैसे कि यहाँ पे स्टेट कोड, हम सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जीएसटी आईएन नंबर जो स्टार्टिंग का 2 लेटर होता है वो आपका क्या होता है, स्टेट कोड होता है। इस तरीके से बिहार का होगा तो उसका अलग कोड होगा, ठीक है ना। या महाराष्ट्र का होगा तो उसका भी अलग कोड होगा, दिल्ली का होगा तो उसका भी अलग कोड होगा। ये सारी स्टेट का कोड क्या होता है, स्टार्टिंग का अलग अलग होता है स्टेट कोड। इसके बाद से पेन नंबर आता है। जैसे पेन नंबर में ए हो गया, देखिए इसमें पेन नंबर में जो होता है, ये पेन नंबर में स्टार्टिंग से 5 लेटर आपका क्या होता है, अल्फाबेटिकल होता है। क्या होता है, अल्फाबेटिकल होता है। जैसे पेन नंबर में आपने देखा होगा पूरा नंबर ही रहता है, उसमें कुछ अल्फाबेटिकल भी होता है। जैसे पेन नंबर मैंने टाइप किया ए पी एम, और ये हो गया आपका पी, और इसके बाद से मैंने टाइप कर दिया बी। ठीक है, जैसे मैंने एक पेन नंबर लिखा है ए पी एम पी भी, और 1231, 1231। फिर एक आ जाता है आपका क्या, फिर यहाँ पे एक अल्फाबेटिकल आ गया, तो इसके जगह पे मैंने टाइप कर दिया यम। अल्फाबेटिकल है ना, तो इसके जगह पे मैंने यम टाइप कर दिया। फिर यहाँ पे यम 1, और यहाँ पे 2 अंक का जेड हो गया, और फिर यहाँ पे डी हो गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले 09 APMPV 1231 M1 ZD, यही आपका जीएसटी नंबर होता है, जिसमें पेन नंबर पे आधारित होता है। आपके पेन में ये स्टार्टिंग का जो 5 लेटर होता है वो अल्फाबेटिकल होता है, और बाकी आपका 4 नंबर होता है, और एक आपका अल्फाबेटिकल होता है। ये पेन नंबर होता है। बाकी इसको एंटिटी कोड के नाम से जाना जाता है, किसको, 1 को। और ये जो होता है ब्लैंक, इसको जेड में मैंने बोला है, ये आपका ब्लैंक होता है। और चेक सम डिजिट, इसको डी को चेक सम डिजिट के नाम से जाना जाता है।
तो सारे कस्टमर का जीएसटी नंबर, सारे बिजनेसमैन का जीएसटी नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। ये डिपेंड ये करता है कि हमने अपनी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किस स्टेट के अंतर्गत करवाया। अगर हम यूपी के अंतर्गत करवाएंगे तो हमको स्टार्टिंग का कोड क्या मिलेगा, 09। और बाकी ये डिपेंड करता है कि आपका पैन कार्ड में नंबर क्या है। जो आपका पैन कार्ड नंबर होगा वही इसमें आकर के जुड़ जाएगा। इसके बाद से M1ZD ये कॉमन होता है। कोई दिक्कत? तो यही हमारा क्या होता है, जीएसटी कोड होता है, जीएसटी नंबर होता है। इसी को हम जीएसटी नंबर बोलते हैं, जो टोटल कितने अंक का होता है, 15 अंक का होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी नंबर अगर आपको दे दिया जाए और उसमें से आपको पैन कार्ड नंबर छांटना हो तो छांट सकते हैं ना। स्टार्टिंग का 2 लेटर छांट देंगे, वो चला जाएगा किसमें, स्टेट कोड में। और लास्ट का 3 आपको छांटना है तो स्टार्टिंग का आपका चेक सम डिजिट हो जाएगा, और लास्ट का दूसरे नंबर से ब्लैंक हो जाएगा, और तीसरे नंबर से एंटिटी हो जाएगा। शेष जो आपका 10 अंक बचेगा यही आपका क्या हो जाएगा, पेन नंबर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो पेन नंबर को हम आसानी तरीके से जीएसटी नंबर में से हम कैप्चर करके अलग कर सकते हैं। बस आप ये समझिए कि स्टार्टिंग का जीएसटी नंबर में से आप स्टार्टिंग का 2 लेटर छोड़ दीजिए और लास्ट का आप 3 डिजिट छोड़ दीजिए, शेष जो बचेगा वही आपका पेन नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप इस आधार पे जान सकते हैं पेन नंबर टोटल कितने अंक का होता है, कितने अंक का होता है, 10 अंक का होता है। ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लायबिलिटी टू रजिस्टर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, पीछे आवाज नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, अब इसके बाद से अगला जो ऑप्शन दिया है ये है आपका लायबिलिटी टू रजिस्टर। और यहाँ पे पहला हेडिंग आपका दिया है थ्रेज होल्ड लिमिट। मतलब यह किसके लिए लाइएबल है कि वो जीएसटी के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। क्या हमारा और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो कौन कौन सा ऐसा व्यक्ति है, वो कौन कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, करा कि ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड और एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है। और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं। इसमें 4 शब्द आपको मिलेगा। देखिए, एक तो आपको टर्नओवर मिलेगा, एक आपको टैक्सेबल मिलेगा, एक आपको एग्जम्प्टेड मिलेगा, और एक आपको एक्सपोर्ट सप्लाई मिलेगा। ये चारों में आपको अंतर समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अभी टर्नओवर के बारे में, तो टर्नओवर का मतलब होता है, टर्नओवर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक का जो आपने सेल किया अपने बिजनेस, उसको हम बिजनेस का टर्नओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नओवर बोलते हैं। और 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होता है, वहां तक आपने कितना रुपए का आपने सेल किया है उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम टर्नओवर के नाम से जानते हैं। और टैक्सेबल क्या होता है? वे सभी गुड्स या सर्विस जो जीएसटी चार्ज होता है, जिस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, वे सभी वस्तुएं या वे सभी गुड्स या सर्विस जिस पे जीएसटी लगाया जाता है, जिस पे जीएसटी मतलब जिस पे जीएसटी चार्जेबल होता है, ऐसे गुड्स या सर्विस को हम टैक्सेबल गुड्स या सर्विस बोल सकते हैं। मैंने बताया भी था आपको कि टैक्सेबल का मतलब होता है कि उस पर टैक्स लगा हुआ है, वैसा गुड्स या सर्विस है जिसपे आपका टैक्स लगा हुआ है। ऐसे मतलब ऐसे गुड्स या सर्विस को हम क्या बोलेंगे? टैक्सेबल बोलेंगे। अगर गुड्स है तो टैक्सेबल गुड्स, अगर सर्विस है तो टैक्सेबल सर्विस हो जाएगा। और इसके बाद से आता है एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है जिसपे जीएसटी हो ही ना, जिसपे जीएसटी बिल्कुल 0 लेवल पे हो। मतलब ऐसा किसी गुड्स या सर्विस जिसपे कोई जीएसटी लगा ही ना हो, ऐसे को बोला जाता है एग्जेम्प्टेड। ऐसा कोई गुड्स या सर्विस ऐसा है जिसपे 1 भी % जीएसटी चार्ज नहीं होता है, इसको हम एग्जेम्प्टेड बोलते हैं। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में पता ही है, आयात और निर्यात जो हम सप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, मतलब कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो सालाना अपना जो टर्नओवर होता है, अपने बिजनेस का जो टर्नओवर होता है, अगर उसको लिमिट की पार कर लेते हैं तो कह रहा है कि उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। और कह रहा है कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल भी आते हैं, एग्जेम्प्टेड भी आता है, एक्सपोर्ट सप्लाई भी आता है,
को शामिल किया गया है और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की मतलब लिमिट जो होती है वो निम्नलिखित होती है। मतलब किसके के लिए क्या लिमिट दिया गया है, जैसे कि मान के चलिए जैसे स्पेशल, यहाँ पे 2 ऑप्शन इसमें दिया है। देखिए इसमें सबसे पहले इसको डिवाइडेशन किया गया, दो भागों में डिवाइड किया गया। देखिए एक तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजन और एक तरफ आपका लिखा हुआ है टर्नओवर थ्रेशोल्ड। जैसे यहाँ पे पहला दिखा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वह कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, वो कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो स्पेशल कैटेगरी में आता है, और उनके लिए 20 लाख रुपया दिया गया। कितना रुपया? 20 लाख रुपया दिया गया। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो, ठीक है, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये अपने इंडिया कंट्री के आने वाले, इंडिया कंट्री के अंतर्गत आने वाले ये ऐसे स्टेट हैं जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपया दिखाया गया है। मतलब ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस अरुणाचल प्रदेश में किया हो या आसाम में किया हो या मणिपुरम में किया हो, अगर वो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट के अंतर्गत आता है, अगर वो अपनी 1 साल का टर्नओवर अगर उसका 20 लाख रुपया है तो अपनी जीएसटी की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नहीं समझ में आया? नहीं, हम बता रहे हैं उससे समझिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब ये होता है कि ऐसे स्टेट हैं जो स्पेशल कैटेगरी में आता है, अगर उसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए तक का है तो वो अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। मतलब एक मतलब निर्धारित किया गया कि 20 लाख आपका होना चाहिए, अगर 20 लाख से कम है तो भी आप कराएंगे, 20 लाख से ज्यादा है तो भी आप कराएंगे, लेकिन अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर आपके बिजनेस में 20 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन एनुअल हो रही है तो आपको अपने बिजनेस में जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समझ में आया? ये आपको लिए निर्धारित कर दिया गया कि अगर 20 लाख रुपए से कम, अगर 1 रुपए तक भी अगर आपको बिजनेस हो रही है तो भी आपको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अगर आप इसी स्टेट के अंदर बिलोंग करते हैं। अब समझ में आया? अगर ऐसे कोई स्टेट है जो अपना बिजनेस मिजोरम में किया हो, नागालैंड में किया हो, सिक्किम में किया हो, त्रिपुरा में किया हो, मतलब इस स्टेट के अंतर्गत अगर वो स्टेट आता है तो उसके लिए दिया गया कि आपके लिए 20 लाख रुपए का दिखाया गया टर्नओवर। अगर आप सालाना मतलब अगर आप 20 लाख रुपए का टर्नओवर अपने बिजनेस में आप करते हैं तो ये जरूरी है कि आपको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना हो। मतलब अनिवार्य कर दिया गया है, अगर 20 लाख से कम है तो भी कराएगा और 20 लाख ऊपर है तो नहीं कराएगा तो भी कराएगा। मतलब एक अनिवार्य किया गया, मैंडेटरी बोला गया कि अगर आपको 20 लाख रुपए का है तो आपके लिए अनिवार्य है, कराना ही कराना है। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपकी बिजनेस क्लोज हो सकती है, आपकी बिजनेस बंद भी हो सकती है। समझ में आया? अब दूसरा आता है द रेस्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंतर्गत इस सारी स्टेट को छोड़ करके शेष भी तो आपके स्टेट आते होंगे जिसके लिए कहा लिखा गया 40 लाख रुपया लिखा। जैसे इस स्टेट को छोड़ करके कोई स्टेट बताइए। उत्तर प्रदेश 40 लाख में आ गया। देखिए उत्तर प्रदेश 40 लाख में आ गया। क्यों? अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर इस स्टेट को छोड़ करके शेष स्टेट को 40 लाख में क्यों रखा गया, ऐसे क्वेश्चन बनता है ना। तो देखिए इसमें दोनों राज्यों को अलग अलग इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो 20 लाख वाला जो मतलब स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट हैं ये ऐसे स्टेट हैं जो अपने पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अपने बिजनेस को तो ये करते हैं लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं। 40 लाख की अपेक्षा मतलब ये भी अपना बिजनेस करते हैं लेकिन इनका जो बिजनेस है ये 40 लाख की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इनकी भी जो आर्थिक स्थिति है 40 लाख वाले की उतना आर्थिक स्थिति उनका भी मजबूत नहीं है, इसलिए उनको 20 लाख ही मतलब रखा गया। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि मान के चलिए इसमें क्या होता है अपने इंस्टीट्यूट में जैसे पढ़ने वाले बच्चों की फीस के लिए बोला जाता है कि 1500 रुपया सारे बच्चों को इंस्टॉलमेंट आपको टाइम टाइम से जमा करना है। लेकिन इसमें भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पैसा देने में उतना सक्षम नहीं है, मात्र वो अपना 1000 ही अपना इंस्टॉलमेंट जमा कर सकता है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट थोड़ा थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। उसके लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा उसके लिए आसान हो जाता है। वो भी किस्त अपना भर लेता है और 1500 भी अपना किस्त भर लेता है, 1516 भी अपना किस्त भर लेता है। लेकिन दोनों तो एक ही बच्चे एक ही साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो इसके लिए थोड़ा सा इसको आसान कर दिया गया है ताकि ये अपना फीस भरने में आसानी हो, आसानी तरीके से आपके साथ एजुकेशन एक्सेप्ट कर सके, ग्रहण कर सके। वही हाल इसके साथ भी किया गया। जैसे इस पूरे स्टेट को छोड़ करके शेष आपके स्टेट में, शेष आपके इंडिया कंट्री में जितने भी राज्य आते होंगे इनको 40 लाख में रखा गया। क्यों? क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और ये आसानी तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स देने में सक्षम है। ठीक है, तो इनके लिए 40 लाख रुपया लिया गया है कि अगर आपका बिजनेस
अगर आपका बिजनेस जो है, मान के चलिए कि आपने एक साल में या अपना एनुअल टर्नओवर अगर आप 40 लाख रुपए का करते हैं तो भी आपके लिए जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कि आपको भी नहीं कराना, आपको भी कराना है। और 20 लाख के लिए भी कंपलसरी है और 40 लाख वालों के लिए भी कंपलसरी है। मतलब थोड़ा सा इन लोगों को रेस्ट दिया जाता है इसलिए क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं। ये ऐसे प्रदेश हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा बाढ़ के खतरे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा भूकंप के खतरे होते हैं। अब उतना कमाई नहीं करेगा तो वो जीएसटी कैसे देगा? समझ में आ रहा है ना? इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगा तभी तो गवर्नमेंट को कुछ पैसा पे करने का काम करेगा। जब वो इनकम ही नहीं करेगा तो देगा क्या? इसलिए इनका 20 लाख लिया गया है और बाकी का 40 लाख लिया गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से, ठीक है?